तो अब वक्त है देश प्रदेश का, जहां पर भारत देश के अलग अलग प्रदेशों से जुड़ी दूर दराज की खबरें भी हम आपके लिए इस सेगमेंट में लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पतंजलि के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे जहां पर कुछ दिन पहले एक ये दावा किया गया था कि कोविड-19 के लिए एक दवा, एक वैक्सीन इजाद कर ली गई है, उसको बना लिया गया है पतंजलि द्वारा और उसके रिजल्ट्स भी 100% आ रहे हैं। इस तरीके के क्लेम्स, इस तरीके का दावा किया गया था और उसी को लेकर अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। के आए, उनको बुलाया और हमारी चर्चा का विशेष था गैस्ट्रोन्टोलॉजी, हेपेटोलॉजी में, लिवर ट्रांसप्लांट में एलोपैथिक मेडिसिन कहां पे है और उसको क्या क्या और एडवांसेस होने हैं। उसी समय मैं हमेशा से सोचता हूं कि हमारे जो हजारों वर्ष पुराने ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण, हमारी चीजें जो लिखी हुई हैं चारक, सब चीजों का कितना महत्व हमारे देश में है, किस जमाने में पूरे विश्व में था। पर कहीं न कहीं जैसे स्वामी जी ने बताया कि कुछ ऐसी चीजें होती गई कि हमें कहीं न कहीं कुछ कुछ हम वो लगता गया कि हम विश्व के मैप पे अपनी आयुर्वेदा को नहीं ले जा पा रहे हैं या ले जाने में कठिनाई हो रही है। तो इसी बीच में आयुर्वेद के अलावा एलोपैथी बहुत आगे बढ़ गई। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा मौका है 2016 में, जब मैं विश्व का इतना बड़ा 250 कंट्रीज का संगठन का 3000 डॉक्टरों का सम्मेलन किया निम्स की यूनिवर्सिटी के अंदर जयपुर में। मैंने 5 दिन के सम्मेलन में फर्स्ट डे का आधा दिन ये रखा, उसका नाम था इंटीग्रेशन ऑफ एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये हाँ, तो उसके बाद जो है हमने काफी लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया, बड़े बड़े पंडित आयुर्वेदा के बुलाए और हमने उसका इंटरेक्शन करके अध्याय खोला। डॉक्टर साहब का एलोपैथी और आयुर्वेद के इंटरेक्शन, एक दूसरे के इंटीग्रेशन में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है। इसके लिए हम इनको अभिनंदन करते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में सेतु बनाने का इन्होंने काम किया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। अब जब कोरोना की महामारी फैली हुई थी तो हमारे विश्व योगा गुरु रामदेव जी एवं प्रचंड पंडित आयुर्वेदा के बालकृष्ण जी, कुछ ऐसा इन्होंने जो चीजें निकाली थी, जिस पर शोध किए थे और उन शोध में काफी कुछ सफलता मिली थी। अब उसमें यह विचार आया कि इसको अब कोरोना के मरीजों पर ट्रायल किया जाए। तो उसका मुझे इसके लिए कहा गया और मैंने कहा कि मैं शुरू से ही इस बात को मानता था कि हमारी आयुर्वेदिक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत दम है। तो मैंने कहा जहां ये कोरोना का पेंडेमिक फैला हुआ है, मैं क्यों न इसको लेकर आगे बढ़ूं और देखूं कि कहीं न कहीं कोई रास्ता निकले। तो मैंने इसको हाँ किया और जैसा कि हमारे तो ये एक किट का इन्होंने घोषणा की है जो कि कोरोना इम्यूनिटी किट है पतंजलि की, और कोरोनिल करके ये दवा जो टैबलेट्स हैं उसका एक जिक्र कर रहे हैं ये पतंजलि की, और दावा ऐसा किया है कि इसका जो भी इन्होंने रिसर्च वर्क किया उसके 100% नतीजे आए हैं। अब दावों में कितनी सच्चाई है वो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज पतंजलि के द्वारा बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और इसमें वो इसी से जुड़े कुछ और तथ्य भी बता रहे हैं, सीधा रुख कर रहे हैं वहां का। यूनिवर्सिटी की रिसर्च एथिकल कमेटी ने इसको पास किया, उन चीजों को डिटेल में अध्ययन करने के बाद, और साथ में जो हमारी क्वेरी थी वो पतंजलि के विद्वान साइंटिस्ट हमको बताते रहे। फिर हमने गवर्नमेंट की CTRI, जिसके बिना कोई अनुसंधान देश में नहीं कर सकता, और स्पेशली एलोपैथी इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज होने के नाते हमको इनसे परमिशन लेना जरूरी था क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन थी। और मैं उनका भी आभारी हूं, जब डिटेल में उनको बताया गया और कोरोना पेंडेमिक है, अभी कोई दवा नहीं निकली है, तो उन्होंने हमको बहुत जल्दी अलाउ किया कि आप करिए। और साथ में आप ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान के प्रांत में कोरोना के इलाज के लिए या तो वहां का गवर्नमेंट कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज था, या हमारा जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें इलाज हो रहा था। मेरे पास उस समय 100 मरीज थे और हमने कहा सारे पैरामीटर्स को, जितने की विश्व में किसी अनुसंधान को करने के पैरामीटर्स होते हैं, शर्तें होती हैं, उसके स्टेप्स होते हैं, उनको पूरा किया। और पूरा करने के बाद हमने एक 100 मरीजों पर
randomized 1-to-1 parallel group प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड ट्रायल, जिसमें यह भी नहीं पता होता है डॉक्टर को कि किस ग्रुप को क्या दवा दे रहा है, हमने किया। और इसकी जो डोज रखी गई थी हमारी वो थी प्योर अश्वगंधा 500 मिलीग्राम मुंह से खाने के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, टैबलेट प्योर गिलोय एक्सट्रैक्ट 1000 मिलीग्राम ओरल ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, टैबलेट प्योर तुलसी एक्सट्रैक्ट 500 मिलीग्राम ओरल ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, अनुतेला 4 ड्रॉप सुबह शाम नाक के नॉस्ट्रिल्स में डालने के लिए, एंड स्वसारी रास 2 ग्राम सुबह शाम बिफोर एंड बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। इसका हमने किया और साथ में हमने सारे पैरामीटर्स नापे। जैसे कभी की बीमारी होती है तो उसमें सीआरपी बढ़ जाता है, उसमें इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इसमें टीएनएफ फैक्टर्स होते हैं, ये सारे केमिकल्स होते हैं। जो बीमारी आती है तो वो जब वायरस आता है बॉडी के अंदर तो केमिकल्स जाते हैं तो उनसे ये वो चीजें इस बॉडी में बढ़ती हैं। उन सारे का जो भी वर्ल्ड के प्रेस्क्राइब्ड पैरामीटर्स हमने उसका अध्ययन किया, नाप किया, तौल किया, मरीजों के सिम्टम्स हमने पूरे बाकायदे उसके रिकॉर्ड किए, उसका पूरा रजिस्ट्री हमारे पास है। और इस डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल में हमारे पास 15 साल से लेकर के 65 वर्ष के लोग मौजूद थे, यानी इट वाज ए वेरी डिटेल रेंज, यू कैन थिंक ऑफ 15 इयर्स टू 65 इयर्स। उसके बाद हमने जो आरटीपीसीआर होता है जिसके द्वारा कि एक्चुअल वायरस का हम लोग स्टडी करते हैं, हर मरीज का किया गया और डाटा को एनालाइज किया गया। जब हमने डाटा एनालाइज किया तो हम देखते हैं कि जो हमारा जिस ग्रुप को ये मेडिसिन मिल रही थी उस ग्रुप और जिसमें नहीं मिल रही थी उस ग्रुप को देखा गया तो हमारे पास 45% जो जिस ग्रुप को ये मेडिसिन मिल रही थी, यहां मैं कहना चाहूंगा कि जब उनको मिल रही थी तो किसी को पता नहीं था किसको मिल रही है, सबका किया गया, लेकिन तो जब रिपोर्ट एनालाइज की तब पता पड़ा हमको उनका थर्ड डे में 69% पेशेंट जो है कोरोना वायरस से नेगेटिव हो गए। ये हमने उनका आरटीपीसीआर किया तो हमको कोई वायरस नहीं मिला। और उसके बाद हमने जब उनका 77 डेज उनका किया तो 100% रिकवरी मरीज में हो गई और कोई हमको कोरोना वायरस नहीं मिला उसके अंदर। उसके साथ साथ में जिनको कि ये दवाएं नहीं मिल रही थी उसको हम बोलते हैं प्लेसिबो, उसी तरीके की, उसी रंग की, उसी किस्त की वो जो दवा थी वो प्लेसिबो था, वो दवा नहीं थी। वो इसी को ब्लाइंड टेस्ट बोलते हैं कि उनको पता नहीं है कि किसको कौन सी दवाई, कोई एक्टिव कंपाउंड्स मिल रहे हैं और किसी को वो खाली कैप्सूल के अंदर खाली पाउडर भर के दे देते हैं। किस चीज का पाउडर देते हैं? मूंग की दाल का पाउडर भर के कुछ भी भर के देते हैं। बाहर से सब एक सा दिखता है तो पता नहीं होता। तो उसमें उन लोगों के अंदर था वो थर्ड डे में उनकी रिकवरी जो है 52% रिकवरी हुई, जबकि हमारी 69 हो गई। और 7th डे में दवाओं के साथ हम पहुंच गए 100% रिकवरी में और वो पहुंच पाए सिर्फ 65% रिकवरी में। इसका मतलब हुआ, और सारे मरीज जो थे ये माइल्ड एंड टुवर्ड्स मॉडरेट के बीच के थे। तो ये देखिए कि हम इस तरीके से ये अफेक्टिव हो गई कि 35 to 40% ये दवा अफेक्टिव हो गई। इसको हम, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसको हम और आगे बढ़ा के देंगे। इसकी एक वैल्यू होती है, अगर डाटा एनालाइज करते हैं तो एक पी वैल्यू कहलाती है। किसी भी स्टडी ट्रायल की अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आती है तो ट्रायल आपकी सिग्निफिकेंट मानी जाती है। हमारी इस टेस्ट की पी वैल्यू 0.033 आई, यानी हम लोग 0.05 से काफी नीचे चले गए। इसका मतलब हुआ कि दवाएं इफेक्टिव हैं और कोरोना को दबा नहीं रही हैं, रोक नहीं रही हैं, हटा रही हैं, खत्म कर रही हैं। तो ये स्टडी से प्रूव हुआ। एंड उसके अलावा साथ में हमने जो पैरामीटर्स नापे, इंटरल्यूकिन्स, सीआरपी जो कि इन्फ्लेमेशन का पैरामीटर होता है, वो सारा का सारा वो चीजें डाउन गई। सीआरपी लो गया, इंटरल्यूकिन लो गया, सारे इन्फ्लेमेटरी जो पैरामीटर्स होते हैं सारे जो दवाएं ले रहे थे उनमें लो गए। एज कंपेयर टू पीपुल उनको हम नहीं दे रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आया। तो यहां पे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी एक कंट्रोल ट्रायल है और इस कंट्रोल ट्रायल का हम लोगों ने पूरा किया और करने के बाद जो है डिटेल में थोड़ा, अभी मैं अपने साथी जो हमारे एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे
डॉक्टर देवपुरा जी, उनको आगे लाता हूं, आपको थोड़ा सा और डिटेल में साइंटिफिक तरीके से बताएंगे। पर टू माय ओपिनियन, टू समरी, my team has done the work which was done at the level of any part of the world, and the things are found good and things are found effective. I will request you, Dr. Depura, our principal of the investigator team, to just focus certain charts, certain curves, what we thought and what we have the proof for this. Depura sir. और यह जो अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का जो मात्रा एक्सट्रैक्ट की बताई अभी डॉक्टर साहब ने, उसके इन्हीं एक्टिव कंपाउंड्स को लेकर के हमने यह कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक औषधि इस संसार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक उपहार के रूप में दी है। अब इसको हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर भी सेकंड ट्रायल इसका करेंगे। अभी जो प्राइमरी लेवल पर जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर किया गया है क्रिटिकल कंडीशन में, माने जो वेंटिलेटर पर भी पेशेंट चले गए उनके ऊपर भी हम आगे इसका ट्रायल करेंगे। तो जो है ये सेकंड लेवल का ट्रायल हो जाएगा। तो ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। और अभी डॉक्टर देवपुरा के बाद में एक और भी जानकारी दूंगा कि हमने केवल ये वायरल डिजीज के ऊपर पहला कार्य नहीं किया है, इससे पहले हम डेंगू नील भी बना चुके हैं डॉक्टर साहब। इसके लिए भी हम एक बार अभिनंदन करते हैं डॉक्टर वार्ष्णेय जी का, अनुराग जी का, पूज्य आचार्य जी का, कि वो भी इंटरनेशनल जो है जर्नल के अंदर प्रकाशित हो चुकी है, उसकी भी केस स्टडी कि बैक्टीरियल वायरल डिजीज के ऊपर निरंतर हम कार्य कर रहे थे। मैं उसकी भी डिटेलिंग आदरणीय डॉक्टर देवपुरा जी के बाद में यहां से प्रस्तुत करूंगा कि ये जो वायरोलॉजी के ऊपर पूरे वर्ल्ड में काम चल रहा है, तो आयुर्वेद में भी वायरोलॉजी का बहुत इफेक्टिव एक डिपार्टमेंट है, उसके बारे में मैं बाद में यहां से अपनी बात रखूंगा। और एक बात यह भी कहते हुए कि इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, देश के लगभग 100 चैनल, नेशनल और रीजनल चैनल, उन्होंने इस कार्यक्रम को टेलीकास्ट करके ये पूरे भयभीत, दुखी, आतंकित जो मानवता है चारों तरफ से, जिनको अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, उनको आज ये प्रकाश देने का एक पुरुषार्थ किया है। तो सारे मीडिया का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और सोशल मीडिया पर भी लोग पतंजलि आयुर्वेद को, कोरोनिल को, स्वासारी को ट्रेंड कर रहे हैं और दूसरे तीसरे नंबर पर पूरे सोशल मीडिया में ये ट्रेंड चल रहा है। उसके लिए भी हम अभिनंदन करते हैं कि पूरे देश में इसके प्रति कितनी गहरी उत्सुकता है। आदरणीय श्री डॉक्टर देवपुरा जी। स्वामी जी श्री रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी, चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर साहब, साथियों, आपको सबको विदित है कि कोरोना महामारी के आज के कोई भी अभी तक कोई इलाज नहीं था और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा और पतंजलि संस्था के अथक प्रयास से आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोरोना मरीज पर जो प्रयोग किया है उसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट सामने आए हैं। मैं आपको उस स्टडी के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये हमने एक रैंडोमाइज्ड ट्रायल स्टडी की थी जयपुर में। उसमें हमने 100 पेशेंट्स लिए, उसमें से 50 पेशेंट्स प्लेसिबो ट्रायल में रखे और 50 एक्टिव जो इसमें ड्रग्स दी गई थी। उसमें हमने फर्स्ट डे सारा इंक्लूजन क्राइटेरिया रखा था जिसका RT-PCR पॉजिटिव था। तो ये योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि उनकी तरफ से ये अब घोषणा कर दी गई है। और जो दवाई जो दावा किया गया था कि 100% उसकी सक्सेस रेट है, उसको अब ब्रेक करके बताया है डॉक्टर साहब ने, जो मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, कि किस तरीके से उन्होंने टेस्ट किया, प्लेसिबो टेस्ट किया, ब्लाइंड टेस्ट किया, जो भी नाम दे लें आप उसे, और दावा किया है कि 100% उसके सक्सेस रिजल्ट हैं। कैसे हैं, अगर ये आपने सुना है तो वो पूरी एक विस्तार से उन्होंने समझाया कि किस तरीके से वो टेस्ट हुए हैं। माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स पर ही टेस्ट किया गया है। एक कोरोना इम्यूनिटी किट भी उन्होंने इजाद की है, वो भी इसका हिस्सा है। तो इस तरीके के दावे कुछ पतंजलि की तरफ से किए गए हैं। कितनी सच्चाई है वो आने वाले समय में देखा जाएगा, पता लगेगा। तो
देश प्रदेश में रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, और वहां के मऊ से जुड़ी ये खबर है। भारतीय रेल ने कोविड-19 मरीजों के लिए ट्रेन की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदल कर तैयार रखा है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जो रेलवे की इस सेवा का लाभ उठाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में 20 जून से आइसोलेशन कोच को तैनात किया गया है, जिसमें 59 संदिग्ध मरीज फिलहाल भर्ती किए गए हैं। इनमें से 8 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। अभी इन कोचेज में 51 संदिग्ध मरीज फिलहाल मौजूद हैं। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर इसको लेकर जानकारी भी दी है, ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि रेल के डिब्बों में कोविड-19 की देखभाल के लिए रेलवे की अनोखी पहल शुरू हो चुकी है। वाराणसी डिवीजन के मऊ जंक्शन में 59 संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया, जिसमें से 8 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में हम अपना हर संभव योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कमाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमाल, लंबे समय से ये कोचेस तैयार किए गए, लेकिन अब जाकर इनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी सामने आ रही हैं इसको लेकर। 8 वैसे डिस्चार्ज हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है कि अगर किसी भी जिले में बेड की संख्या कम हो जाए, मरीज ज्यादा हो जाएं और मरीज को भर्ती करने की जगह ना हो, तो कहीं भी ये मोबाइल कोविड हॉस्पिटल वहां पे पहुंचाए जा सकते हैं। जैसे 10 कोच में 160 लोग यहां रखने की कैपेसिटी है। मान लीजिए इसी तरह 30 कोच लगा दिए जाएं तो उसमें 480 लोग रखे जा सकते हैं। जैसे दिल्ली में खबरें आती हैं कि बेड कम है, मरीज ज्यादा हो गए हैं, जहां पे टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, मरीज ज्यादा निकल रहे हैं, और अगर अस्पतालों में क्षमता उतनी नहीं हो तो इन जो मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं इनको लगा करके मरीजों को उसमें रखा जा सकता है, और जो संदिग्ध मरीज हैं उनको रख के इसमें जांच पड़ताल की जा सकती है। तो एक ये इमरजेंसी सर्विस के तौर पे ये एक अच्छी सुविधा हो सकती है। शुक्रिया कमाल। वैसे दिल्ली में भी आनंद विहार स्टेशन को इस तरीके से इस्तेमाल करने की बात थी, और कोविड संदिग्ध जो थे उनसे जुड़े लोगों को वहां पर रखा जा रहा था, और 5000 के करीब कुछ एक संख्या भी सामने आई थी। शुक्रिया कमाल। आगे बढ़ते हैं। यूपी प्रशासन ने प्रियंका गांधी को आगरा वायरस मौत वाली बात पर फर्जी खबर फैलाने पर नोटिस भेज दिया है। 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब भी मांगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगरा में कोरोना से होने वाली मौत की दर दिल्ली और मुंबई से अधिक बताई थी। 20 घंटे के भीतर कोरोना से मौतों को लेकर प्रियंका गांधी का यह दूसरा ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि आगरा में कोरोना से मरीजों की मृत्यु दर 6.8% है। यहां कोरोना से जान गंवाने वाले 79 मरीजों में से कुल 35% यानी 28 लोगों की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर हुई है, और इसी को कंटेस्ट किया है यूपी सरकार ने। वहां के जो डीएम है प्रभु नारायण सिंह ने इस सवाल उठाया है कि 48 घंटे में 28 मौतों की जो बात कह रही हैं प्रियंका गांधी, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, निराधार है, और इसी के बूते उन्होंने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है और नोटिस भेज दिया है। आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। यूपी सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है। ये ट्वीट है प्रियंका गांधी का, और कि इसी मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की गई। सरकार को नो टेस्ट नो कोरोना पॉलिसी पर सवाल उठे थे, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया।